दोस्तों दिन ब दिन आजकल बच्चों के अंदर स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये काफी सारी चीजें बढ़ रही है। तो ये सारी चीजों का सॉल्यूशन आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये प्रोग्राम के अंदर हम आगे बढ़े उससे पहले, ये प्रोग्राम का नाम है एंजॉय योर एग्जाम्स। दोस्तों पर ज्यादातर लोगों की लाइफ में जब एंजॉयमेंट होता है ना तब एग्जाम्स नहीं होते, और जब एग्जाम्स होते हैं तब एंजॉयमेंट नहीं होता। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? राइट। तो दोनों चीजें साथ में नहीं होती। तो यहां पर ये दोनों चीजें साथ में कैसे हो सकती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ये प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले सारे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सभी लोग टीवी देखने को एंजॉय करते हो? सारे बच्चों का मुझे रिप्लाई चाहिए, यस और नो? यस। मूवी देखने को एंजॉय करते हो? रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने को एंजॉय करते हो? देन आफ्टर दोस्तों के साथ घूमने को एंजॉय करते हो? फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ लंबी टूर पे जाना एंजॉय करते हो? स्टडी को और स्टडी के बाद एग्जाम्स को एंजॉय करते हो? दोस्तों जरा सोचने वाली बात है, जो चीजें शायद हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ के लिए या करियर के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो सारी चीजें हम एंजॉय करते हैं। बट जो हमारी करियर के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वैसी चीज माने हमारी स्टडी, उसको हम एंजॉय नहीं करते। मेरा आपको सिंपल सा सवाल है कि आज कुछ वैसी बात आपको पता चल जाए या वैसी कोई टेक्निक मिल जाए या वैसा कोई रास्ता मिल जाए जिसकी बदौलत आप जिस तरीके से टीवी को, मूवी को एंड रेस्टोरेंट में खाना खाना या घूमने को या सॉन्ग्स को एंजॉय करते हो, कार्टून को एंजॉय करते हो, सेम वे यदि आने वाले समय में आप स्टडी को और स्टडी के बाद आने वाली एग्जाम्स को एंजॉय करना चालू कर दो तो हेलो, तो चमत्कार हो सकता है, यस और नो? डेफिनेटली हो सकता है। तो दोस्तों वही चीज का सॉल्यूशन यहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों ज्यादातर तकरीबन 16 लाख बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया था। एक सर्वे था, सर्वे कुछ इस तरीके से था कि 16 लाख बच्चों को पूछा गया कि आप अपना जो टाइम है वो कहां पर स्पेंड करते हो। इंडिया के टीन एज के बच्चे और 16 लाख बच्चों को पूछा गया था, और यहां पर है कि वो अपने टाइम कहां पर बिताते हैं। सो दोस्तों सबसे ज्यादा वो टाइम वहां पर बिताते हैं पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर या आईपैड के पीछे। तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम, 30 मिनट का टाइम होता है मोबाइल के पीछे, और तकरीबन 55 मिनट का टाइम होता है जो बच्चे टीवी देखते हैं ऑन एन एवरेज। कोई बच्चा 1 घंटा देख सकता है, कोई बच्चा 3 घंटा टीवी देख सकता है, कोई बच्चा टीवी ना देखता हो। बट ये जो 55 मिनट है वो एक एवरेज, एक इंडियन टीन एज बच्चा इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड करता है। इट मीन्स ऑन एन एवरेज 3-3.5 घंटे जितना टाइम बच्चा स्क्रीन के पीछे खर्च करता है। और उसके बाद में जब मम्मी पापा बोले कि बेटा पढ़ाई का क्या है, तो बच्चा क्या बोलता है मालूम है? मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और दोस्तों जान के हैरानी होगी कि ये जब सारे बच्चों को पूछा गया कि आप जो पढ़ते हो उसमें आपको मजा आता है, स्टडी को आप एंजॉय करते हो, तो दोस्तों ओनली 21% वर द स्टूडेंट्स कि जिन्होंने कहा कि यस हम इसे एंजॉय करते हैं। इट मीन्स 79 to 80% आर द स्टूडेंट्स कि जो अपनी स्टडी को या एग्जाम्स को एंजॉय नहीं करते। पर मुझे एक चीज पता है कि यहाँ पर उसमें से मेजोरिटी वाले लोग ही आए हुए हैं, 79 to 80% वाले ही लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। सो यहाँ पर मैं जो बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप अपनी स्टडी को कैसे एंजॉय करें, किस तरीके से हमें मूवी एंड सॉन्ग्स पसंद है उस तरीके से स्टडी पसंद हो। सो वैसे ही हम बात करने वाले हैं आज के दिन में। और दोस्तों ये प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाए उससे पहले 3 शर्त है। सबसे पहली शर्त जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया है आज के दिन में, वो टाइम का आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। और वो रिवॉर्ड पाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहला आप सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि 2 घंटे का टाइम आपका और मेरा सबका आज इन्वेस्ट तो हो ही चुका है, तो क्यों ना हम ये टाइम का सबसे बेस्ट उपयोग करें। और बेस्ट उपयोग करना है तो आप सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, सेम में आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंचे। सो जब भी मैं आप लोगों को कोई सवाल पूछता हूं, आपका रिप्लाई यस हो सकता है, आपका रिप्लाई नो हो सकता है। जो भी आपका रिप्लाई हो, मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंचे। सो दोस्तों क्या उस बात के लिए आप सभी लोग रेडी है? सारे दोस्तों का पूरी एनर्जी के साथ रिप्लाई चाहिए कि आप सभी फ्रेंड्स रेडी हैं?
वेरी गुड फ्रेंड्स। सो नंबर 1 कंडीशन एंड दैट इज, मुझे आप सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए। देन आफ्टर सेकंड कंडीशन एंड दैट इज कि जो भी बात आपको अच्छी लगती है, जो भी बात आपको इंस्पायर करती है, जो भी बात आपको मोटिवेट करती है, उस बात को लेकर आप सभी लोग क्लैप कर सकते हैं। अब क्लैप क्यों करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि जब भी हम क्लैप करते हैं हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं एंड इट इज डिसाइड कि यदि हम अच्छी मात्रा में क्लैप करें, सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबे, तो इन फ्यूचर हार्ट अटैक आने की संभावना 45 से 55% कम हो जाती है। सो आप में से कितने लोग हैं जिनको हार्ट अटैक नहीं चाहिए? सो हाथ ऊपर उठाना है कि ताली बजाना है? एक्सीलेंट फ्रेंड्स। सो जो भी बात अच्छी लगे उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्लैप करना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके लिए हमें जल्दी से अपना मोबाइल बाहर निकालना है और यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिखाई देगा, जल्दी से वो हमें नंबर डायल करना है दोस्तों। नंबर है 08049336171। दोस्तों यहां पर आप कॉल करेंगे तो 1 या 2 रिंग बजने के बाद ऑटोमेटिकली फोन कट हो जाएगा और हमारी ओर से आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज मिल जाएगा और आप समन्वय परिवार के साथ जुड़ जाएंगे। इससे आपको हमारे जो नए नए वीडियोस आते हैं या कोई भी जब भी कोई नया प्रोग्राम होगा तो उसके अपडेट्स आपको रेगुलर वे में मिलते रहेंगे और साथ ही साथ में कोई ना कोई टिप्स आपको मिलती रहेगी। सो जल्दी से ये नंबर को दोस्तों डायल करें। 2 रिंग बजने के बाद ऑटोमेटिक फोन कट हो जाएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ऐसे 173 प्लस वीडियोस अवेलेबल है। सो आप मुझे YouTube के ऊपर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर यदि आप मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसके अंदर मेरा जो भी वीडियो आता है वो सारे वीडियोस की लिंक आपको वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। सो आई वुड रेकमेंड कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, उससे आपको काफी सारे अपडेट्स मिलेंगे। फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट आए हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़े फायदे की बात यह है कि मेरी मोबाइल ऐप में काफी सारी चीजें हैं, जैसे वीडियोस है, देन आफ्टर मेडिटेशन है। मेडिटेशन में बच्चों को लेकर मैंने एक स्पेशली मेडिटेशन रखा हुआ है, जो आज तक वो मेडिटेशन जो मेरी कोई बुक खरीदता था या तो जो वर्कशॉप अटेंड करता था उन्हीं को मिलता था। बट ये ऐप के अंदर मैंने वो मेडिटेशन अब सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेल करवाया हुआ है। सो सारे स्टूडेंट्स के लिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए वहां पर मेडिटेशन है जो मैं रेकमेंड करूंगा आज के बाद आप रेगुलर वे में करें। साथ ही साथ में जो भी पेरेंट्स है, आपके लिए पेरेंट्स का मेडिटेशन है, मम्मी के लिए 7 चक्र मेडिटेशन है, और जो भी बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, स्पेसिफिकली सारे पापा, आपके लिए एक मेडिटेशन है कि आप आपके जीवन में ज्यादा पैसों को और सक्सेस को कैसे अट्रैक्ट करें। कितने लोग हैं जिनको जीवन में ज्यादा पैसे और सक्सेस को अट्रैक्ट करना है? एवरीवन, राइट? तो उसका भी मेडिटेशन है और एवरी मंथ में और एक नया मेडिटेशन मैं ऐड करता हूं। सो अलग अलग मेडिटेशंस आपको मिलते रहेंगे दोस्तों मोबाइल ऐप के अंदर, बट वो रेगुलर करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सो ये हुई बात। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हम मेमोरी पावर की बात करते हैं, जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति मेरी नजर के सामने आते हैं और वो है स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में कहूं तो 1901 में वो जब खुद एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे, इतना अच्छा मेमोरी पावर, इतना अच्छा उनका कंसंट्रेशन, 1901 में वो जब एग्जामिनेशन देने के लिए गए थे, 115 सवाल पूछे गए थे क्वेश्चन पेपर के ऊपर, और ऊपर लिखा गया था अटेम्प्ट एनी 100। सो 115 में से 15 ऑप्शन में छोड़ सकते थे, किसी 100 के आंसर लिखने थे। और दोस्तों आपको जान की खुशी होगी और प्राउड भी फील होगा कि स्वामी विवेकानंद ने 115 सवाल के 115 जवाब लिखे और सप्लीमेंट्री में सबसे नीचे नोट लिखा, चेक एनी 100। इस सोचने वाली बात है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने लिए या तो अपने बच्चों के लिए ऐसा ही मेमोरी पावर या कंसंट्रेशन चाहते हैं? एवरीवन, हर एक व्यक्ति चाहेंगे, राइट? सो ऐसा कैसे हो सकता है? पर दोस्तों ऐसा होने में आज आपको प्रॉब्लम क्या आता है वो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास से जानना चाहूंगा, एंड देन आफ्टर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सो फर्स्ट मैं आप लोगों के पास से जानना चाहता हूं कि जब आपका बच्चा स्टडी करता है या एज ए स्टूडेंट आप जब स्टडी करते हो तो इसमें से कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते हो?
मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेशन की कमी है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जबरदस्ती पढ़ तो लेते हैं बट वो दूसरे या तीसरे दिन भूल जाते हैं। काफी बच्चे वैसे भी होते हैं, उनको पहले ही सब कुछ याद होता है बट एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना तभी भूल जाते हैं। काफी सारे कुछ बच्चे वैसे होते हैं, बोले साहब जो भी पूछना है ना पूछ लो, सारे आंसर पता है, पर लिखने की बात मत करो। जो वो लिखने के लिए बैठते तो उनको दिक्कत आती है। काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स हो या एसएस हो या साइंस हो या बायो या केमिस्ट्री हो, ऐसे सब्जेक्ट का डर होता है या फोबिया होता है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों के पास से जानना चाहता हूँ कौन सी स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में आप स्टडी करते हैं, एंड देन आफ्टर इसमें से स्टडी रिलेटेड आप कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। सो कौन शेयर करना चाहेंगे? यस यस। I am from MIT school and I am studying in 9th standard. I have exam phobia of science. ओके, साइंस का आपको फोबिया है। ओके गुड, इनके लिए भी क्लैप कर दो। हाँ बेटा। I learned all and I remember, but in exam I not get time to write all questions. ओके, सो राइटिंग की स्पीड आपकी थोड़ी सी कम है कि एग्जाम में लिखने के लिए आपको टाइम प्रॉपर नहीं मिलता। राइट, ओके गुड, इनके लिए भी क्लैप देना। कोई यदि पेरेंट्स भी शेयर करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ बेटा। Myself, Priya Vithlani. I am from MIT school and I have a problem of time management and somewhat laziness. ओके, टाइम मैनेजमेंट एंड लेजीनेस, ठीक है, वेरी गुड, इनके लिए भी जोरदार ताली। अच्छा, भरूच वगैरह में लोग टीवी वगैरह नहीं देखते क्या, या वो प्रॉब्लम नहीं है? तो पेरेंट्स बोलेंगे तो शायद ये बात खुल के आएगी, राइट? तो इनकेस कोई पेरेंट्स भी शेयर करना चाहते हैं तो भी वो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, या कोई स्टूडेंट भी शेयर करना चाहे, कंप्यूटर या मोबाइल या इंटरनेट या और कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पर हमारा ज़्यादा टाइम चला जाता है। ओके, ये प्रॉब्लम कितने घरों के अंदर है? ज़रा हाथ ऊपर करें कि बच्चे पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ज़रा हाथ ऊपर करें। काफ़ी सारे घरों के अंदर है। ओके, इसके साथ बच्चे ज्यादा टीवी या मोबाइल के पीछे टाइम स्पेंड करते हैं, ये प्रॉब्लम कितने घरों में है? जरा हाथ ऊपर करें। ओके, काफी सारे घरों के अंदर है। होलसेल में प्रॉब्लम है ये वाला, तो सभी लोगों के हाथ ऊपर थे। तो यस फ्रेंड्स, ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम है, पर दोस्तों यहाँ पर मैं बात बताना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स खड़े क्यों हुए? तो दोस्तों, ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े क्यों हुए उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद मुझे 2 रीजन पता चले। इसमें सबसे पहला रीजन है, एंड दैट इज वी जस्ट लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट बट नॉट हाउ टू रिमेंबर। दोस्तों जरा सोचिए, हमने हमारे बच्चों को सिर्फ 2 ही चीज सिखाई है। नंबर 1 हमने सिखाया है कि किस तरीके से पढ़ा जाए, और नंबर 2 हमने बच्चों को सिखाया किस तरीके से लिखा जाए, बट याद कैसे रखा जाए वो शायद आज तक हमने हमारे बच्चों को सिखाया हुआ नहीं है। जैसे दोस्तों सोचने वाली बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात आती है कि मेरा बच्चा पढ़ लेता है, लिख लेता है, और मुझे लगता है उसी से याद रहता है, एंड इसीलिए मैंने शायद आज तक याद रखने का प्रोसेस अलग से सिखाया नहीं है। पर दोस्तों मैं बताऊं यदि आपको, तो पढ़ना शब्द अलग है, उसका प्रोसेस भी अलग है, लिखना शब्द अलग है, उसका भी प्रोसेस अलग है। सेम में दोस्तों याद रखना वो भी शब्द अलग है, तो डोंट यू थिंक उसका प्रोसेस भी अलग होना चाहिए? यस और नो? पर दोस्तों याद रखने के लिए हमने अलग से बच्चों को कोई स्पेसिफिक प्रोसेस सिखाई हो, बस आज तक नहीं हुआ। बच्चा मेरे पास आए और बोले कि पापा मुझे याद नहीं रहता। पापा क्या बोलते हैं? बेटा 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। तो सवाल क्या है? याद नहीं रहता। जवाब क्या आता है? पढ़ो। बच्चा फिर से आता है, बोलते पापा अभी भी याद नहीं रहा। तो क्या बोलते मालूम है? बेटा कॉन्सेंट्रेट, बेटा मन लगा के पढ़ो। और मन कैसे लगाए? तो आज तक सिखाया हुआ नहीं है। सारे मम्मी पापा को पूछना चाहता हूँ, जब हम छोटे थे क्या हमारा पढ़ाई में मन लगता था? ऐसा होता था सुबह में उठ के, यस मेरा जन्म तो स्टडी करने के लिए ही हुआ है, याहू चलो स्टडी करने के लिए बैठो। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। इट मीन्स हमारा मन नहीं लगता था। तो हम ओरिजिनल कॉपी है, बच्चे जेरोक्स कॉपी है। तो बच्चों का भी पढ़ने में मन लगने वाला, एंड इसीलिए उस बात को लेकर बच्चों को हमें डांटना या धमकाना। वेरी गुड, सारे बच्चों ने बोला मुझे, बच्चों के नहीं पापा की आवाज सही है, पेरेंट्स का रिप्लाई चाहिए पापा। सो हमें बच्चों को डांटना या धमकाना चाहिए? नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात जो बताना चाहता हूँ
कि यहाँ पर हमने बच्चों को कैसे कंसंट्रेट किया जाए वो ना ही सिखाया हुआ है। एंड दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मेरा बच्चा वो पढ़ता है, वो याद नहीं रहता, मेरे पास आता है, मैं कहता हूँ ऐसा करो बेटा 2 बार लिखो, तो पहले पढ़ने के लिए बोला कोई सॉल्यूशन नहीं, तो हम क्या बोलते हैं लिख लिख के याद रखो। अरे लिखने की बात अलग है, याद रखने की बात अलग है। सो बच्चों को हमने याद रखने की बात अलग से सिखाई हुई नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना कैसे, लिखना कैसे वही बात बताई हुई है। कंसंट्रेशन कैसे काम करता है वो शायद आज तक हमने बताया हुआ नहीं है। इसीलिए बच्चे पूरे साल लिखते हैं, बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं, बट एग्जाम के समय पे वो पूरा जो साल पढ़ा हुआ है ना याद नहीं रख पाते। दोस्तों 60% सिलेबस उनको लर्न करना होता है, 40% ऑप्शन में चला जाता है, राइट? 40% ऑप्शन में चला जाता है, 60% सिलेबस उनको लर्न करना होता है। और उनकी जो बुक होती है ना उसमें भी 20 to 30% एक्स्ट्रा एक्टिविटी दी गई होती है। सो वो 70%, उसका 60%, और दोस्तों उसमें से बच्चे क्या आए 60%। तो सोचे जो टोटल 100% है उसका तो 30% ही बच्चा इंफॉर्मेशन लर्न करता है एंड ऑफ द ईयर। और दोस्तों आज बच्चा फाइनल एग्जाम दे के आए ना, उसको 3 दिन के बाद वही क्वेश्चन पेपर दिया जाए ना तो उसका भी 50% वो लिख नहीं पाएगा जो 3 दिन पहले फाइनल एग्जाम में लिखा था। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? वो 2 दिन के बाद ही भूल जाता है। बोले क्यों? बोले एग्जाम खत्म हो गई। तो रीजन इज कि हमने उसको याद कैसे रखा जाए, मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाया जाए, वो आज तक हमने उसको सिखाया हुआ नहीं है। और इसीलिए बच्चों की इतने पूरे साल की मेहनत दोस्तों एग्जाम के बाद बेकार हो जाती है। बच्चे आजकल सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है मार्क्स के लिए नहीं, बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ने चाहिए, तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे। बट यदि बच्चे मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो नॉलेज अपने आप आने वाला नहीं है। दोस्तों अग्री करते हैं आप सभी लोग? एंड दोस्तों उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों को कंसंट्रेट कैसे किया जाए, बच्चों का मेमोरी पावर किस तरीके से बढ़ाया जाए, वो स्किल हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। देन फिर सेकंड रीजन की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो वी आर लर्निंग साइंस बट टुवर्ड्स एजुकेशन आवर अप्रोच इज नॉट साइंटिफिक। हम सभी लोग साइंस को पढ़ते हैं बट पढ़ने के अंदर साइंस का इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे हमने हमारे रूटीन लाइफ के अंदर काफी सारी जगह पर साइंस का यूज किया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मुझे मेरी बातों को आप लोगों के साथ शेयर करना है और उसके लिए शायद माइक हो सकता है, प्रोजेक्टर या लैपटॉप या कैमरा या जो कुछ भी साइंस यूज हो सकता है, वो सारा साइंस मैंने यूज किया हुआ है। एंड दोस्तों बिकॉज ऑफ दैट साइंस मैं आसानी से आप सभी लोगों तक मेरी बात पहुंचा सकता हूं। बट सेम में दोस्तों मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि मेरी आवाज आप लोगों तक ना पहुंचे और आप मुझे बोलो कि आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको बोलो कि अरे वो तो आपका नसीब खराब है, तो आप क्या बोलोगे? भाई नसीब नहीं, आपका माइक खराब है। अग्री करते हैं दोस्तों, ये सुनो? तो मेरी आवाज आप तक ना पहुंचे उसके लिए नसीब काम करता है कि साइंस काम करता है? साइंस काम करता है। सेम में मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है और उसके लिए मैं बाय कार या बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट नहीं जाता और सोचता हूँ कि यदि 3 घंटे में मेरे नसीब में लिखा होगा बॉम्बे पहुंचना, तो फिर 3-4 हज़ार रुपया मैं डीजल का या पेट्रोल का क्यों खर्च करूं? चलो ना भाई वॉक ही चल देता हूं, मेरे नसीब में होगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। अरे भाई नसीब में होगा तो भी ये आइटम 3 घंटे में पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए नसीब नहीं, क्या काम करता है? साइंस काम करता है। आप घर के अंदर, ऑफिस के अंदर कुछ काम कर रहे हो, आपको गर्मी लगे और आप ऐसा सोचो मेरे नसीब में गर्मी भुगतना लिखा होगा, तो एसी या पंखा क्या कर लेगा? और एसी या पंखा चालू ना करो और गर्मी को भुगतो, तो गर्मी को भुगतने के लिए या गर्मी में काम करने के लिए दोस्तों नसीब नहीं, शायद एसी और पंखा ज्यादा काम करते हैं। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? तो साइंस के उपयोग के कारण हमारा कम्युनिकेशन इजी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ, लाइफ इजी हो गया। तो दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं, साइंस का उपयोग यदि हम स्टडी में करना चालू करें तो डोंट यू थिंक कि हमारा स्टडी भी इजी हो सकता है, स्टडी भी आसान हो सकता है? अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? जो सोचने वाली यहाँ पर बात आती है कि ज्यादातर बच्चे जो 50% 60% लेकर आते हैं, दूसरे साल 50-60 लेकर आता है, तीसरे साल 50-60 लेकर आता है, चौथे साल 50-60 लेकर आता है, 10th में पहुंचता है और कोई उसको पूछे कि बेटा इस बार तो आप 10th में हो, 90-95 आएंगे ना? तो बच्चे का जवाब क्या होगा? क्या मजाक करते? सुबह में कोई मिला नहीं किया
और दोस्तों ज्यादातर लोगों को क्या लगता है मालूम है, मेरे नसीब में डॉक्टर बनना नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, बट बिकॉज कि मेरा 60-65 आता है तो मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। 95 लाने की या तो मेरी कैपेसिटी नहीं है या तो नसीब नहीं है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ से बॉम्बे में और आप चल के जाएंगे, शायद 10 दिन का काम है, वही काम बाई कार शायद 3 या 4 घंटे में हो सकता है। तो साइंस का उपयोग करने से 10 दिन का काम 4 घंटे में हो सकता है। सेम में स्टडी के अंदर साइंस का उपयोग किया जाए दोस्तों, तो 90-95% लाने के लिए रोज का 10-10, 12-12 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। रोज का 2 से 3 घंटे की मेहनत साइंटिफिक वे में की जाए तो भी 90-95 आसानी से आ सकता है दोस्तों, आसानी से आ सकता है। बट ज्यादातर दोस्तों हमने ये जो साइंस है ना उसको सीखा या समझा हुआ नहीं है, एंड इसीलिए दोस्तों प्रॉब्लम। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। भगवान ने है ना हमें बहुत ही पावरफुल, एक डायमंड जैसा पावरफुल दिमाग दिया हुआ है, ब्रेन दिया हुआ है। बट हम सब लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, भगवान ने 2 चीज दी, एक ब्रेन दिया, दूसरा बॉडी दिया। अब दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन? ब्रेन है, राइट? जो उपयोग करते हुए हम सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं वो क्या है, बॉडी है या ब्रेन है? ब्रेन है। सो हम बॉडी से ज्यादा काम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और ब्रेन का उपयोग करें तो वो हार्डवर्क नहीं, वो क्या हो जाता है, स्मार्ट वर्क हो जाता है। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? एक एग्जांपल दूं ताकि आपको थोड़ी सी बात और ज्यादा क्लियर हो। सोचे कि ये जो बहुत ही अच्छा ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत किसने की होगी? मजदूर ने, राइट? वर्कर ने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी, और वो वर्कर ने पूरे साल मेहनत की, उसके बाद उसकी जो इनकम हुई होगी ना पूरे साल की, सबसे कम मेहनत किसने की होगी? बोले आर्किटेक्ट ने। एसी गाड़ी में आए होंगे, शायद ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव की होगी, और दोस्तों यहां पर आए और उन्होंने दिमाग लड़ाया, कैसा कलर होना चाहिए, चेयर की साइज कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो दिमाग लड़ाया, उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया। एंड दोस्तों फिर वो अपनी एसी कैबिन में बैठकर उन्होंने 2-3 दिन काम किया और पूरा इसका जो भी पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो रेडी किया। एंड दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं, जरा सोचिए, उसने हार्ड वर्क नहीं किया, उसने कौन सा वर्क किया? स्मार्ट वर्क किया। मजदूर ने जो शायद पूरे साल में कमाया होगा, वो ये आर्किटेक्ट ने एक प्लान बना के 2 या 3 दिन के अंदर बनाया होगा। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? इट मींस हार्ड वर्क करना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए? स्मार्ट वर्क करना चाहिए। पर दोस्तों ज्यादातर मम्मी पापा क्या बोलते हैं मालूम है बच्चों को? बेटा हार्ड वर्क करो, बेटा हार्ड वर्क करो। होता है हाँ या ना? दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं, हार्डवर्क का समय गया। वो समय अलग था जब बाल सफेद हो तब पैसे दिखते थे, करोड़पति तब होते थे जब या तो बाल निकल जाए, गंजे हो जाए, वो उम्र में करोड़पति हुआ जाता था, या तो बाल सफेद हो उसके बाद में करोड़पति हुआ जाता था। आजकल तो 30 और 33 साल के लड़के भी वर्ल्ड के टॉप 10 रीच लोगों के अंदर आ सकते हैं। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? 22-25 साल के लड़के भी आज 300-500 या 1000 करोड़ रुपए की कंपनी चला सकते हैं। जीन्स और टी शर्ट में भी दुनिया का 5वें नंबर का व्यक्ति मार्क जुकरबर्ग 33 साल की उम्र में भी वो हो सकता है। दोस्तों अग्री करते हैं, यस और नो? तो सोचने वाली यहां पर बात है, उन्होंने हार्ड वर्क किया या स्मार्ट वर्क किया? स्मार्ट वर्क किया। माने दोस्तों हमारा एक है पोर्शन, एंड दैट इज अबोव नेक, एंड दैट इज ब्रेन, एंड बिलो नेक, एंड दैट इज व्हाट? बॉडी। दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप सुबह से लेके उठते हो तब तक रात को सोते हो, इन बिटवीन आपका सबसे ज्यादा टाइम, आपका सबसे ज्यादा एनर्जी, आपका सबसे ज्यादा मनी कहां पर जाता है? बिलो नेक में जाता है या अबोव नेक में जाता है? दोस्तों सोचने वाली बात है, बिलो नेक में जाता है। सुबह में उठते ही हम फ्रेश होना है, शावर लेना है, ब्रेकफास्ट करना है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में ऑफिस या स्कूल तक जाना है, कंफर्टेबली हम पढ़ पाए उसके लिए पंखा हो, लाइट हो, जो कुछ भी फैसिलिटी हो, 90% से ज्यादा हमारा टाइम, पैसा, मनी, एनर्जी सब कुछ यहां पर डालते हैं जो उतना काम का नहीं है। दोस्तों एक्चुअली स्मार्ट वर्क से हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो पैसा, मनी, एनर्जी, टाइम कहां पर जाना चाहिए? बिलो नेक या अबोव नेक जाना चाहिए? अबोव नेक जाना चाहिए। दोस्तों अबोव नेक की यदि मैं बात करूं ना, ब्रेन की कैपेसिटी की बात करूं ना,
तो ब्रेन के पास कितनी कैपेसिटी है? तो दोस्तों ब्रेन की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी की यदि मैं बात करूं तो वो है 2 क्विंटिलियन बाइट्स। उसका मतलब हुआ यहां पर बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट 200 पेज की 5 करोड़ किताबें पेज नंबर के साथ याद रख सकता है। सोचने वाली बात है। 200 पेज की 5 करोड़ किताबें पेज नंबर के साथ याद रख सकता है, उतनी ज्यादा क्षमता है। और दोस्तों हम सभी लोगों ने सुना होगा कि आइंस्टाइन ने 3%, 4% यूज किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने इतने परसेंटेज यूज किया। तो दोस्तों 3 और 4% वाले यहां पर है। स्वामी विवेकानंद ने 4 से 5% के आसपास अपने ब्रेन की कैपेसिटी का यूज किया। तो दोस्तों सोचिए मैं और आप कहां पर होंगे? दोस्तों 5 करोड़ किताबें याद रखने पे हमारी ब्रेन की मेमोरी का हमने यदि 100% यूज किया तो जरा सोचने वाली ये बात आती है 50 लाख किताबें पढ़ के हम पेज नंबर के साथ याद रखेंगे ना, तब जाके 10% यूज हुआ। 5 लाख किताबों को याद रखने पे हम 1% यूज कर पाएंगे। कोई है 1% वाला? कोई 5 लाख किताबों को देखा भी नहीं होगा और उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों साल की टोटल 5 किताबें या 7 किताबें पढ़ते हैं और उसमें भी मैंने बोला कि इतना सारा चीज ऑप्शन में हम छोड़ देते हैं, उसमें भी हम कम परसेंटेज लेकर आते हैं दोस्तों। तो शायद हम बहुत ही कम यूज करते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी दुख की बात क्या है मालूम है? हम या हमारी एजुकेशन सिस्टम में सभी लोग मेहनत करते हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, बट ये कैसे पढ़ो? याद रखो, याद रखो, याद रखो, बट ये याद कैसे रखो? मन लगाओ, मन लगाओ, मन लगाओ, बट मन कैसे लगाओ? उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। सभी लोग, सारे लोग, मम्मी पापा भी बोलेंगे बेटा ये है, मन लगा के पढ़ो, अभी 10th है, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ो। ट्यूशन में जाएंगे तो सारे सर और मैडम जो भी होंगे क्या बोलेंगे? ये IMP है, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, बट कैसे पढ़ो किसी को भी पूछेंगे ना तो बोले वो पता नहीं है। दोस्तों जरा सोचने वाली बात है, इतना पावरफुल ब्रेन है बट ये काम कैसे करता है ना, हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमको आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं है। और दोस्तों जरा सोचिए, वॉशिंग मशीन जब पहली बार आपके घर पे आया तो उसके एक्सपर्ट व्यक्ति ने आपको सिखाया कि ये वॉशिंग मशीन काम कैसे करता है, और उसके बाद में हम उसका उपयोग कर पाए। हमें पता चला कि इसमें जूते नहीं डालने, हमें नहाना हो तो हमें वॉशिंग मशीन में जाके बैठना नहीं है, वो सिर्फ कपड़े रखने के लिए है। अग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? फ्रीज आया तो हमें पता चला कि ओके इसमें किस तरीके से ये इसका ऑपरेशंस है, कहां पर बर्फ रखनी, कहां पर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट रखने, कहां पर दूध रखना, वो हमें बाद में पता चला। दोस्तों जस्ट सोचने वाली बात है, वो वस्तु जो एक्सपर्ट व्यक्ति था उसने हमें गाइड किया, हमने वो माना और वो चीज वस्तु का हम उपयोग कर पाए। जरा सोचिए दोस्तों, एक होंडा एक्टिवा हो एंड होंडा एक्टिवा इस सेमिनार कंप्लीट होने के बाद आपको एक होंडा एक्टिवा गिफ्ट में मिलने वाला नहीं है, खाली सोचना है, राइट? सोचो कि यदि एक ऐसा अच्छा सा होंडा एक्टिवा आपको गिफ्ट में मिले तो आप करेंगे क्या? चलाएंगे, राइट? बट यदि यही एक्टिवा हम एक जंगल के एरिया में छोड़ के आते हैं, आदिवासी लोगों के बीच में छोड़ के आते हैं, जहां पर आज तक उन्होंने 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ देखा नहीं है, आज भी वो लोग शिकार करके अपना पेट भरते हैं। दोस्तों वैसी जगह पर हम एक्टिवा को छोड़ते हैं और दूर खड़े रह जाते हैं और दूर से देखते हैं, आधे घंटे में आदिवासी लोगों की पूरी टीम आती है, एक्टिवा को देखती है, क्या सोचेंगे? वाह, शिकार करने के लिए कल से एक्टिवा यूज करेंगे, ऐसा सोच पाएंगे वो? नो। क्या सोचेंगे? अरे यार कौन सा नया प्राणी आ गया, कौन सा नया प्राणी आया, उनके पास जो भी हथियार है वो हथियार लेंगे और सीधा अटैक करेंगे और पूरे एक्टिवा को तोड़ देंगे और 50-60 हजार रुपए का नुकसान करने के बाद वो दुखी होंगे कि 60 हजार का नुकसान किया, या खुश होंगे कि प्राणी को मार दिया? खुश होंगे कि प्राणी को मार दिया। और दोस्तों सभी लोग साथ में इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर सभी लोग करेंगे क्या? करेंगे जिंगालाला करेंगे। क्या करेंगे? जिंगालाला करेंगे। दोस्तों मैं सेम वे बताना चाहता हूं, ज्यादातर बच्चों का भी हालत ऐसा ही होता है, ज्यादातर बच्चों का हालत ऐसा ही होता है। जैसे एक्टिवा को देखने के बाद आदिवासी का रिएक्शन था ना, जब साल अभी अभी चालू हुआ है, टेक्स्ट बुक हाथ में आता है ना, बच्चों का रिएक्शन भी ऐसा ही होता है। कौन सा नया टॉपिक आ गया, कौन सा नया लेसन आ गया, कौन सा इस बार नया सब्जेक्ट आ गया। और दोस्तों 1 घंटे के बाद जो एक्टिवा की हालत थी ना, 6 महीने के बाद बच्चों की टेक्स्ट बुक देखो, सेम टू सेम,
सेम टू सेम। और 6 महीने के बाद बच्चा जब एग्जामिनेशन देने के लिए जाता है ना, तो क्या करता है, झिंगा लाला। थोड़ा ये बाजू वाले को नहीं आता तो बोले ये बाजू भी थोड़ा झिंगा लाला। इन प्रॉब्लम तो तब होता है जब बाजू वाले दोनों के दोनों झिंगा लाला होते हैं। यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी बात शेयर करना ये चाहता हूं कि दोस्तों, ज्यादातर इतना पावरफुल ब्रेन होने के बावजूद भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। द रीजन इज हम नहीं जानते कि मेमोरी कैसे काम करता है। एक्टिवा का उपयोग उसको मिला एक्टिवा आदिवासी को, बट वो उपयोग नहीं कर पाया। द रीजन इज वो नहीं जानता था कि एक्टिवा कैसे काम करता है। माइक का उपयोग करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि माइक कैसे काम करता है। सेम में दोस्तों मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेमोरी का उपयोग मैं और आप सभी लोग करते हैं, बट क्या आज तक हम जानते हैं कि मेमोरी कैसे काम करता है? ब्रेन का उपयोग मैं और आप सभी लोग करते हैं, बट ब्रेन कैसे काम करता है? क्या आज तक हम किसी एक्सपर्ट के पास गए और बोला कि भाई आप हमको सिखाओ? गए? अरे भाई अभी तो आए हो, राइट? तो अपने लिए सबसे पहले जोरदार ताली हो जानी चाहिए दोस्तों। यहां पर हमें वो पता होना चाहिए कि मेमोरी कैसे काम करती है, राइट? एंड दोस्तों, मेमोरी के लिए टोटल 4 स्टेप्स है, और वो 4 स्टेप्स यदि हम जान ले तो हम मेमोरी का अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और उसमें टोटल 4 स्टेप्स, और आई वुड रेकमेंड कि आप ये चारों के 4 स्टेप्स को याद रखने की कोशिश करें। सबसे पहले यदि हम स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप आता है, एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन माने क्या? तो पहचान। ज्यादातर हमें ऐसा लगता है कि किसी भी चीज वस्तु को याद रखना है तो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, और कंसंट्रेशन रखना है तो क्या होना चाहिए? तो बोले इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट होगा तो कंसंट्रेशन आएगा, कंसंट्रेशन होगा तो मेमोरी पावर अच्छा होगा। यस और नो? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। इससे पहले जो चीज की जरूरत है, बिफोर योर कंसंट्रेशन, बिफोर योर इंटरेस्ट, जो चीज वस्तु की जरूरत है, और वो वस्तु है दोस्तों, एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन। जब तक हम किसी भी चीज वस्तु को आइडेंटिफाई नहीं करते, माने पहचानते नहीं, तब तक वो चीज वस्तु को हम याद नहीं रख सकते, चाहे कितना भी कॉन्सेंट्रेट करें, चाहे कितना भी फोकस करें। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहां पर आए हुए हैं, एंड दोस्तों अब सभी लोग ये चीज जानना चाहते हैं, राइट? आपका इंटरेस्ट भी है, आपका अभी कंसंट्रेशन भी है, और ये फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में मैं लेक्चर शेयर भी कर रहा हूं। पर सोचो यदि यही लेक्चर हिब्रू में हो तो, उड़िया या कन्नड़ में हो तो, 2 घंटा आप कितना भी कंसंट्रेट करो, कितना भी इंटरेस्ट रखो, उल्लू की तरह उल्टे लटक जाओ, कुछ भी करो, कुछ पता चलने वाला? अब 2 घंटे के बाद, सेमिनार खत्म होने के बाद मुझे मिलो, बोलो कि साहब मजा आ गया। बोलो कैसे मजा आ गया? बोले नींद अच्छा सा पूरा हो गया। बोले नींद पूरा हो गया, राइट? तो दोस्तों मैं यहां पर जो बात बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि वो आइडेंटिफिकेशन नहीं था लैंग्वेज का, तो कंसंट्रेशन या इंटरेस्ट भी काम करता नहीं है। सो बिफोर योर कंसंट्रेशन, बिफोर योर इंटरेस्ट, कौन सी चीज होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन। एंड दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन के बारे में यदि मैं बात करूं तो जैसे आप रोड से काफी सारी, लाइक जब भी आप गुजरते हो, काफी हजार लोग आपके सामने से गुजरते हैं, बट क्या सभी लोगों के चेहरे आपको याद होते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एंड दोस्तों, वो भीड़ के अंदर यदि हमारे कोई फ्रेंड हो या हमारे कोई रिलेटिव हो, वो व्यक्ति को हम देखेंगे ना, और सामने सिग्नल पे 500 लोग खड़े हैं, सभी को हमने एक साथ में देखा है, बट वो 500 व्यक्ति के बीच में हमारे वो रिलेटिव है या हमारा वो कोई फ्रेंड है, उस व्यक्ति को हम जान लेंगे। आफ्टर अ वीक टाइम मिलेंगे ना, तो हम उसको बोलेंगे यार मैंने तो तुझे यहाँ पर देखा था। होगा? यस और नो? उसके साथ गाड़ी में और कोई व्यक्ति बैठा हो, क्या हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हफ्ते पहले मैंने आपको मेरे फ्रेंड के साथ गाड़ी में ये 4 रास्ते पे देखा था? आंसर इज नो। एक साथ में एक जगह पर 2 व्यक्ति को देखा, उतने ही कंसंट्रेशन के साथ, उतने ही फोकस के साथ, उतने ही इंटरेस्ट के साथ, बट एक व्यक्ति जिसका दिमाग में आइडेंटिफिकेशन था वो याद रहा, जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं था भूल गए। अग्री करते हैं? सेम वे मैं आपको पूछना चाहता हूं, सारे स्टूडेंट्स को पूछना चाहता हूं, जब कोई लेसन आप स्कूल में सीखने के लिए जाते हो, कोई लेसन आप ट्यूशन में सीखने के लिए जाते हो, फर्स्ट टाइम जब आप उसे सीख रहे हो, क्या उसको फर्स्ट टाइम सीखने से पहले
आपका आइडेंटिफिकेशन होता है? यस और नो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। दोस्तों वो चीज वस्तु को हम जब तक पहचानते नहीं तब तक इंटरेस्ट या कंसंट्रेशन कुछ काम नहीं कर सकता। एंड इसीलिए ज्यादातर बच्चों को पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है, सारी एग्जाम में हर बार एक ही चैप्टर बार बार तैयार करना पड़ता है, और फिर भी दोस्तों फाइनल एग्जाम के समय पे फिर से उनको तैयारी करनी पड़ती है और फाइनल एग्जाम के बाद भूल जाते हैं। पर दोस्तों पूरे साल 5-5, 7-7 बार तैयार ना करना हो तो एक छोटी बट बहुत ही पावरफुल टेक्निक यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज कि आपके बच्चों को आज से क्या ध्यान रखना है। तो स्कूल में से लेसन सिखा दे, उसके बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बट दोस्तों जो लेसन कल स्कूल में सिखाने वाले हैं उसे एक दिन पहले यदि 2 से 3 बार पढ़ के जाते हो तो गारंटी के साथ बोलता हूं बाद में आप 8 बार 10 बार पढ़ो और आपको जितना फायदा हो उससे ज्यादा फायदा एक दिन पहले 2 बार पढ़ के जाओगे तो होगा। और गारंटी के साथ आज आपका जितना भी परसेंटेज आता है 5 to 7% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी के साथ कहता है। एंड इसीलिए आज के बाद स्कूल से सिखा देने के बाद या ट्यूशन में सिखा देने के बाद नहीं पढ़ना है। कब पढ़ना है? एक दिन पहले। पहले माने हफ्ते पहले पढ़ोगे तो भी मतलब नहीं है। कब पढ़ना है? एक दिन पहले पढ़ना है दोस्तों। सो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद वो इंफॉर्मेशन को जब हम पहचान लेते हैं उसके बाद वो इंफॉर्मेशन सेंस से लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचने का काम करती है और उसको हम कहते हैं मेमोरी ट्रेस। और मेमोरी ट्रेस के लिए दोस्तों हमारे मैसेंजर सेल्स होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। जैसे आप अभी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कान नहीं सुन रहे, कान मेरी आवाज के सिग्नल को कैप्चर करते हैं और कान मैसेंजर सेल्स के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचाते हैं। एंड ब्रेन डिसाइड करता है कि मैंने ब्रेन बोला या ड्रेन बोला, ये अमिताभ बच्चन की आवाज है या शाहरुख खान की आवाज है, ये सामने जो है वो गधा है कि घोड़ा है, ये गाय है या भैंस है, वो आंखें डिसाइड नहीं करती, वो तो खाली आइडेंटिफाइड करके वो कहां पर पहुंचा देगी? ब्रेन। और ब्रेन डिसाइड करता है मेमोरी ट्रेस होने पर कि वो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन क्या है। सो हमारी आंखें ना ही देखती है ना ही हमारे कान सुनते हैं, वो तो खाली सिग्नल कैच करने का या कैप्चर करने का काम करते हैं। एक्चुअली वो पूरी प्रोसेस कौन करता है? कौन करता है? हमारा ब्रेन। एंड दोस्तों ये चीज अच्छी तरीके से हो, ये चीज अच्छी तरीके से हो उसके अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एंड यदि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर हमारा ध्यान या तो टीवी में भटक जाएगा या तो फिर हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी। जस्ट हम इन्वॉल्व नहीं है तो फिर दोस्तों ये प्रॉब्लम आना शुरू होगा, राइट। एंड दोस्तों मैं बात बताना चाहता हूं, ज्यादातर बच्चों का ऐसा ही होता है कि साहब यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन चलता है, साहब यहाँ पर एसएस पढ़ाते हैं और काफी बच्चों का होटल मैनेजमेंट का प्रोग्राम चालू होता है। तू क्या लाया डब्बे में? बोले तू क्या लाया है? दोस्तों हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। एक बार एक चिंटू करके बच्चा, बहुत ही शरारती बच्चा, सर ने उसको खड़ा किया, हिंदी के सर ने, और पूछा कि बेटा हकीकत और भ्रम ये दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो चिंटू बोलता है साहब आप पढ़ाते हो वो हकीकत है, बट आपको लगता है कि हम लोग पढ़ते वो आपका भ्रम है। तो यहां पर मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सारे बच्चों को जब भी आप स्कूल में हो, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, जब भी आप होमवर्क कर रहे हो, जब भी आप ट्यूशन में हो, तो हमारा क्या होना चाहिए? 100% क्या होना चाहिए? इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और वही लाने के लिए मैं बार बार आपको सारे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे मैं ज्यादा से ज्यादा बुलवाने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 घंटा आपका भी गया है, 2 घंटा मेरा भी गया है। 2 दिन के बाद आप ये सेमिनार को भूल जाओ और इसका फायदा भी ना हो, उससे अच्छा कि आप इन्वॉल्व रहोगे तो आपको ये सेमिनार का बेनिफिट 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद भी होगा। तो उसके लिए मेमोरी ट्रेस होना जरूरी है। मेमोरी ट्रेस के लिए क्या होना जरूरी है? इन्वॉल्वमेंट। और इसीलिए सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं आज के बाद जब कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके स्टडी टेबल के आसपास में ना ही मोबाइल, ना ही टीवी, ना ही वीडियो गेम, ना ही इंटरनेट एक्सेस कर पाए वैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट
या बेड नहीं होना चाहिए। काफी सारे बच्चे बेड पे ही पढ़ते हैं और फिर बोलते नींद आ जाती है। अरे बेड पे तो कोई भी आएगा उसको नींद आ जाएगी। अग्री करते दोस्तों? ये सुन लो। तो हम मूवी के थिएटर में जाएंगे तो मूवी देखने की इच्छा होगी, मंदिर में जाएंगे तो दर्शन करने की इच्छा होगी, तो बेड पे आएंगे तो डेफिनेटली सोने की इच्छा होगी, पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। एंड इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ने की कोई स्पेसिफिक जगह डिसाइड करें और वो फिक्स जगह पर, एक ही जगह पर आप पढ़े तो 10 से 20 दिन के अंदर आपको वो आदत हो जाएगी। आपका ब्रेन वो चीज से हैबिचुएटेड हो जाएगा कि ये जगह पे बोले ये व्यक्ति पढ़ता है, तो क्या होगा, वहां पर जैसे ही बैठोगे पढ़ने के अंदर ऑटोमेटिकली आपका इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। बट ज्यादातर बच्चों का माने पढ़ाई को लेकर तांडव होता है ज्यादातर घरों में, और काफी बच्चे तो कहा कोई जगह और टाइम कुछ डिसाइडेड होता ही नहीं है, और काफी बच्चे तो पढ़ते तो ऐसे ऐसे आसन करते जो रामदेव बाबा भी ना कर पाए। माने उल्टे सोते, सोफे पे एक पैर होता है, दूसरा पैर तकिया पे होता है और एकदम उल्टा होता है, ऐसे रामदेव बाबा भी ना कर पाए। दोस्तों ऐसे नहीं, प्रॉपर वे में यदि हम बैठेंगे तो ही हमारा इन्वॉल्वमेंट हो पाएगा। अग्री करते हैं दोस्तों? ये सुनो। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या है? मेमोरी ट्रेस। और मेमोरी ट्रेस के बाद दोस्तों थर्ड स्टेप के लिए हम आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज स्टोरेज। दोस्तों स्टोरेज किस तरीके से काम करता है? तो कोई भी इंफॉर्मेशन को जब हम पहचान लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है, मेमोरी ट्रेस होता है और फिर वो डेटा ब्रेन में सेव होता है। और सेव होने का जो प्रोसेस है उसे टेक्निकली क्या कहेंगे? स्टोरेज। और स्टोरेज के लिए दोस्तों रॉजर स्पेनी बहुत ही अच्छा सा रिसर्च किया था, और रिसर्च था कि ये जो ब्रेन है वो 2 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। यदि हम यहां से ये वाला पोर्शन देखें तो ये है लेफ्ट ब्रेन, और यदि ये पोर्शन को देखें तो ये है राइट ब्रेन। यदि हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है उसके ऊपर रॉजर स्पेनी का रिसर्च था, और ये रिसर्च के बदले में 1981 के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिला। और दोस्तों ये जो मेरे सेमिनार है प्लस ये आने वाले सैटरडे और संडे का जो एडवांस वर्कशॉप है आपके बच्चों के लिए, उसके अंदर ये राइट ब्रेन को एक्टिव कैसे करें वही टेक्निक्स में सिखाता हूं। सो लेफ्ट ब्रेन कब काम करता है और राइट ब्रेन कब काम करता है, ये रिसर्च था उनका। तो उनका रिसर्च कुछ इस तरीके से कहता है कि जब भी हम पढ़ते हैं लेफ्ट ब्रेन काम करता है, जब भी हम रट्टा मारते हैं लेफ्ट ब्रेन काम करता है, जब भी कोई भी काम बोरिंग तरीके से करते हैं, मोनोटोनस तरीके से करता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करता है। कोई भी चीज वस्तु में हमारा इंटरेस्ट ना हो, जबरदस्ती करे तो कौन सा ब्रेन काम करता है? लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जब भी हम लिखते हैं लेफ्ट ब्रेन काम करता है, कैलकुलेशन करते हैं, लॉजिक लड़ाते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, लेफ्ट ब्रेन काम करता है। और दोस्तों जब हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं राइट ब्रेन काम करता है। जब भी हम मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉयमेंट वाला, एंटरटेनमेंट वाला कुछ भी काम करते हैं, कार्टून देखते हैं, एनिमेशन होता है, कलरफुल कोई चीजें होती है, म्यूजिक के साथ कोई चीज होती है, राइट ब्रेन काम करता है। दोस्तों यहां पर मैं जस्ट सोचने वाली बात है, आप लोगों ने जो एंजॉयमेंट के लिए सेमिनार के शुरुआत में यस 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 बोला था, वो सारी चीजें एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट बिकॉज कि उस समय पे राइट ब्रेन काम करता है उसके लिए मजा आता है। सोचने वाली बात है। सो दोस्तों स्टडी के लिए कौन सा ब्रेन काम करेगा? और स्टडी ना करने वाले सारे कामों के लिए राइट ब्रेन। मूवी देखेंगे, कार्टून देखेंगे, फेसबुक करेंगे, बुक को फेस करेंगे, राइट, लेफ्ट ब्रेन काम करेगा। व्हाट्सएप करेंगे, एंड दोस्तों हिस्ट्री यहां पर जाएगा। जेठालाल के बेटे का नाम, वो कोई पूछने वाला नहीं है, इंटरव्यू में कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं कोई एग्जाम में आने वाला है, बट फिर भी वो हमें याद रहता है कि जेठालाल के बेटे का नाम। बट दोस्तों अकबर के बेटे का नाम रट्टा मार मार के टूट जाते तो भी लोचा होता है, यार यही था उसका बेटा। दोस्तों सोचने वाली यहां पर बात ये आती है, यहां पर ये आती है क्योंकि यहां पर कौन सा ब्रेन काम करता है? लेफ्ट, और स्टडी ना करने के लिए राइट। सो इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट ब्रेन काम करता है। और दोस्तों उसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है एंड दैट इज रिकॉल। रिकॉल इज व्हाट, कि वो इंफॉर्मेशन जो हमारे लेफ्ट ब्रेन में गया है वो कितना परसेंटेज याद आएगा।
एंड जो इंफॉर्मेशन हमारे राइट ब्रेन में गया है वो कितना परसेंटेज याद आएगा। सो दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% याद आता है, और जो इंफॉर्मेशन हमारे राइट ब्रेन में सेव होता है 90% याद आता है। 90% याद आता है दोस्तों। जो सोचने वाली यहाँ पर ये बात आती है, सोचने वाली यहाँ पर ये बात आती है दोस्तों, जरा सोचिए कि आपका बच्चा जब पढ़ता है और 2 दिन के बाद भूल जाता है, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ा था वो भी भूल जाता है। द रीजन इज व्हाट? क्योंकि उस समय पे कौन सा ब्रेन काम किया? लेफ्ट ब्रेन। बट दोस्तों, आज से 15 साल पहले की बात मैं पूछना चाहता हूँ। 15 साल पहले एक मूवी आया था, मूवी के अंदर आमिर खान हीरो था, उसके अंदर इंडिया और इंग्लैंड के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था। गांव में शूटिंग किया गया था, क्रिकेट खेला गया था, लास्ट बॉल में आमिर खान आउट हुआ था कि सिक्सर था, धोती और कोटी पहना था कि सूट और बूट पहना था। दोस्तों सोचिए कितना पावरफुल मेमोरी है। 15 साल पहले का मूवी भी एज इट इज याद है। और दोस्तों, पूछा जाए कि आज आप 10th में हो, आप जब 7th स्टैंडर्ड में थे तो एसएस का 4th लेसन कौन सा था? बोले साहब अभी तो 10th का भी पता नहीं है। सोचने वाली यहां पर यह बात आती है दोस्तों, सोचने वाली यहां पर यह बात आती है कि जब हम राइट ब्रेन का उपयोग करते हैं कितना परसेंटेज मेमोरी काम करता है। एंड इसीलिए दोस्तों, सारे जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स है, आज से 30 साल पहले आपने कोई मूवी देखा हो, उसका कोई गाना हो, और दोस्तों 30 साल के बाद, आज वो 30 साल के बाद वो गाना रेडियो पे पहली बार सुनते हो, वो गाना एज इट इज पूरी रिदम के साथ आप गुनगुनाना चालू करते हो। 30 साल के बाद भी उसका एक भी वर्ड, एक भी लेटर आप भूले नहीं हो। कितना पावरफुल मेमोरी है। और 5 मिनट पहले चाबी किधर रखा था, चश्मा किधर रखा था भूल जाते हो, क्योंकि कौन सा ब्रेन काम करता है। दोस्तों 15 साल पहले का मूवी याद है, बट 5 दिन पहले का न्यूज़पेपर का हेडलाइन पूछा जाए तो वो याद नहीं है। काफी लोगों को तो आज सुबह का भी पता नहीं होगा, और काफी लोग तो न्यूज़पेपर में पीएचडी करते हैं, माने रोज 2 घंटा, काफी लोग तो अंदर भी लेके जाते हैं। राइट, फिर भी उसको पूछे ना शाम को कि भाई हेडलाइन क्या था, बोले पता नहीं, तो फिर क्यों इतना पढ़ते हो बाबा। राइट, और दोस्तों हम पढ़ते और हमको याद नहीं रहता, तो बच्चे पढ़ते और बच्चे को याद ना रहे तो उसको डांटने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी है, ये उसी का जेरोक्स कॉपी है। एंड दोस्तों, मुझे ज्यादातर लोगों का जो सवाल होता है वो यही होता है कि साहब मेरा बच्चा पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटी में होशियार है। बोले क्यों होशियार है? जस्ट बिकॉज कि पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारी एक्टिविटी में बच्चा कौन सा ब्रेन यूज करता है? राइट ब्रेन यूज करता है। कितना परसेंटेज कैपेसिटी? 90% कैपेसिटी। एंड दोस्तों पढ़ाई के अंदर कौन सा ब्रेन? कितने परसेंटेज कैपेसिटी? दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ, यदि सैटरडे संडे के 2 दिन के वर्कशॉप के बाद मंडे से, आने वाले मंडे से, यदि आपका बच्चा टीवी की तरह, मूवी की तरह, सॉन्ग की तरह स्टडी में, माने ऐसे साइंस मैथमेटिक्स में यदि राइट ब्रेन का उपयोग करना चालू करे तो चमत्कार हो जाए। राइट, और दोस्तों अभी हम ताली बजा रहे हैं, एक दिन बच्चा वो मुकाम पे पहुंचेगा कि बच्चे के लिए पूरी दुनिया ताली बजाती होगी। राइट, इतनी बड़ी सफलता डेफिनेटली बच्चा हासिल कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के जरिए एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी लड़की के बारे में यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ बात। दोस्तों एक छोटी सी लड़की जो जब दुनिया में आई तो उस समय पे उसके 2 हाथ नहीं थे। मम्मी पापा को काफी चिंता हुई कि ये लड़की का फ्यूचर क्या हो सकता है। एंड दोस्तों तब ये मम्मी पापा ने थोड़ा सा बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर और काफी सारी चीजों को जानना, सीखना, समझना और बच्ची को सिखाना शुरू किया। एंड जहां पर उनको पता चला कि ओके लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, जिसे हम कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं दोस्तों, और ये जो राइट ब्रेन है उसके पास ज्यादा पावर्स है, और हम यदि इसका करियर के लिए यूज करें या स्टडी के लिए यूज करें तो लाइफ में बहुत ही अच्छा सफलता हम हासिल कर सकते हैं। एंड जब उनको ये पता चला, उन्होंने अपनी बेटी को ये सिखाना शुरू किया। एंड दोस्तों उससे हुआ क्या, तो आज ये लड़की काफी बड़ी हो चुकी है,
अराउंड 28-29 अराउंड की उसकी एज है, और आज वो लाइफ के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल है। वो अपना रूटीन का काम अपने दोनों पैरों से करती है। MBA गोल्ड मेडलिस्ट है दोस्तों, MBA गोल्ड मेडलिस्ट है, और अपने सारे पेपर्स अपने पैरों से लिखती है। और ये स्लाइड स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको हाथ से लिखने में कंटाला आता है, राइट? इसको आप देखेंगे तो आज के बाद हाथ से लिखने में कंटाला आता है वैसा बोलना मत। प्रैक्टिस की कमी है या इरादों की कमी है, हाथ में कमजोरी नहीं है दोस्तों, इरादों में कमजोरी है, वो याद रखना। देन आफ्टर यदि हम यहाँ पर देखें, वो अपना मेकअप खुद लगाती है। ये लड़की नेशनल लेवल पर स्विमिंग के अंदर चैंपियन है। ये लड़की के बारे में यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये लड़की पियानो खुद बजाती है। यह लड़की कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट हासिल किया हुआ है। यह लड़की प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम करती है, एज अ प्रोफेसर के तौर पे काम करती है। दोस्तों ये लड़की 2 पैरों से कार खुद चलाती है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद उसको लगा सारे छोटे छोटे काम हो गए, अब कुछ बड़ा करे। एंड तब ये लड़की सोचती है लेट मी फ्लाई अ प्लेन। एंड दोस्तों टुडे शी इज अ पायलट, शी कैन फ्लाई अ प्लेन। सो दोस्तों क्या आप देखना चाहते हो कि ये किस तरीके से प्लेन उड़ाती है? देखना चाहते हो? यस और नो? सो आइए दोस्तों देखते हैं एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो कि ये जेसिका किस तरीके से प्लेन उड़ाती है। इन बिटवीन हमें भी हमारे करियर को उड़ाने के लिए इसके जैसा मजबूत इरादा रखने की जरूरत है। जब भी टीवी देखा, जब भी गाने सुने, जब भी एंजॉयमेंट वाला कुछ भी काम किया, तो कौन सा ब्रेन काम करता है? पर दोस्तों क्या भगवान ने इतना पावरफुल ब्रेन ये सारे कामों के लिए दिया होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एंड दोस्तों जब दुनिया में कोई भी बच्चा आता है ना, तकरीबन 6 या 7 साल तक या 8 साल तक, कोई बच्चा थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 10 साल तक राइट ब्रेन का ही यूज करता है स्टडी के लिए और बाकी सारे कामों के लिए। एंड इसीलिए सारे मम्मी पापा और सारे बच्चे अग्री करेंगे कि जब छोटे थे ना तो एक बार पढ़ता था या एक बार सुनता था और बच्चे को सब कुछ याद रह जाता था, और तब कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स आते थे। एंड जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, तो दोस्तों मार्क्स कम होते जा रहे हैं। ऐसा होता है? यस और नो? जस्ट बिकॉज कि 8 या 6 या किसी का 10 साल के बाद नेचुरली हम लेफ्ट ब्रेन का ही यूज करना चालू कर देते हैं स्टडी के अंदर, क्योंकि उसके बाद हमारा रट्टा मारना और वो सारी चीजें की प्रोसेस चालू होती है, राइट? एंड दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि जो राइट ब्रेन का बचपन में यूज करते थे, और ए फॉर एप्पल आपको अभी भी याद है, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड के लेसन याद नहीं है। इस स्टैंडर्ड के लेसन को याद रखने में दिक्कत है, बट जब छोटे थे तब जो हमने चीजें या जो राइम्स वगैरह जो भी हमने सीखा था वो आज एज इट इज याद है, क्योंकि राइट ब्रेन का उपयोग हमने किया हुआ है। पर बड़े होते होते हमारे ही पावर्स हम भूल गए हैं। जैसे हनुमान जी अपने पावर्स भूल गए थे और किसी ने आके उनको याद कराया कि भाई आपके लिए तो ये समंदर को छलांग मारना आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है। सेम चीज मैं आपको करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि 90% की समुद्र की छलांग लगाना यहां पर बैठे हुए हर बच्चे के लिए बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, बहुत ही छोटी सी बात है। आपके पास वो पावर्स है, बट उसके लिए कौन से ब्रेन का यूज करने की जरूरत है? कौन सा ब्रेन? राइट ब्रेन को यूज करने की जरूरत है। एंड दोस्तों यही आने वाले सैटरडे और संडे के वर्कशॉप में मैं आपके बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूं। 2 फुल डेज मैं आपके बच्चों के साथ रहूंगा, सुबह में 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, रोज 10 घंटा, माने 2 दिन के अंदर 20 घंटा मैं आपके बच्चों के साथ रहूंगा। एंड आपके बच्चों को मैं ट्रेन करूंगा कि फिर से अपने भीतर के वो पावर्स को, अपने वो सबकॉन्शियस माइंड को, अपने वो राइट ब्रेन को किस तरीके से एक्टिव करें। एंड दोस्तों वही सारी मेरी जो जर्नी है वो मैं ये वर्कशॉप के अंदर आने वाले सैटरडे और संडे को आप सभी लोगों के बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों राइट ब्रेन का मैंने मेरे करियर के लिए यूज किया और मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों मैं यदि कहूं तो आज मेरी एज जैसे 33 कंप्लीट हुई है, 33 एज मेरी कंप्लीट हुई, और लाइफ के अंदर जो भी ड्रीम्स हो सकते हैं वो सारे ड्रीम्स पूरे कर कर बैठा हूं। आज बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, जो भी आप बड़े से बड़े नाम ले सकते हैं, वो सारी कंपनीज में जाके मैं ट्रेनिंग देता हूं। और एक दिन जब मुझे ट्रेनिंग देना होता है तो उसके लिए 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज करता हूं।
तो 7-8 दिन काम करता हूँ महीने में, तो भी खर्चा पानी तो निकल ही जाता है, राइट। दोस्तों उसके लिए मुझे ये सब काम करने की या फ्री सेमिनार रखने की या सभी लोगों को बुलाने के लिए हॉल रखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मेरे लिए ये काम करती है। बड़े बड़े समाज, जो भी आप समाज से बिलोंग करते हैं, उस समाज को लेकर पूरे इंडिया में या अब्रॉड कहीं ना कहीं पर मैंने वो समाज के अंदर टॉक दिया ही होगा। चाहे कोई भी समाज से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पर मैंने काम किया होगा। दोस्तों एवरी मंथ मैं 10,000 लोगों को मिलता हूँ, 10,000 मेरे नए फ्रेंड्स बनते हैं। YouTube के ऊपर 5 लाख से ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस एवरी मंथ देखते हैं दोस्तों। एंड दिन ब दिन ये संख्या धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों। सो मेरी जो भी ड्रीम लाइफ हो सकती है वो अभी मैं जी रहा हूँ। मर्सिडीज बेंज तक के जो भी ड्रीम हो सकते हैं वो 29 की एज तक पूरे करके बैठा हूँ। सो लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे किए भी 4 साल हो गए, तो अब तो रिटायरमेंट की एज में पहुंच चुका हूँ दोस्तों, राइट। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैं स्टडी किया करता था, जब मैं आपके बच्चों की एज का था, तब ये सारे सिचुएशंस नहीं थी। एंड तब दोस्तों वैसे सिचुएशन थी कि घर के अंदर स्कूल की फीस भरने के वादे थे। एंड दैट वाज द टाइम कि मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे यदि पढ़ना है, मुझे यदि स्टडी करना है, तो स्कूल की फीस भरने के लिए मुझे खुद कमाना पड़ेगा। एंड दैट वाज द टाइम कि मुझे एक नौकरी मिला मैकेनिक के तौर पे। एंड मैंने मैकेनिक के तौर पे काम करने की शुरुआत की। सो सुबह में स्कूल जाता था, 12:30-1 बजे गैराज पे जाता था, रात के 10 बजे तक काम करता था। 10 बजे के बाद में मुझे होमवर्क करने का टाइम मिलता था। एंड होमवर्क भी घर के आंगन में बैठ के स्ट्रीट लाइट के नीचे किया करता था। एंड दोस्तों उस समय पे मुझे धीरे धीरे काफ़ी पॉजिटिव बुक्स पढ़ने की आदत थी। और प्लस मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सिखानी शुरू की। एंड दैट वाज द टाइम कि जहां पर मैं होलसेल में 3-3 सब्जेक्ट में फेल होता था। दैट वाज द टाइम कि फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी घर की खराब थी। पूरे दिन काम करना पड़ता था। एग्जाम हो उसके अगले दिन भी मुझे गैराज पे जाना पड़ता था, क्योंकि वो नहीं आएगा तो स्कूल का या मैं फीस ट्यूशन का नहीं भर पाऊंगा, वैसा सिचुएशन था। तो 4 साल मैंने मैकेनिक के तौर पे काम किया। स्टैंडर्ड 9, 10th, 11th एंड 12th 4 साल मैंने वो काम किया है। उसके बाद में 9th के बाद में मैंने अलग अलग काम करने शुरू किए। 20 साल की एज पे से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। और दोस्तों आज 33 साल की एज है। सो अराउंड 13 साल के अंदर 12 लाख से ज़्यादा लोगों को मैं मिल चुका हूँ। और मैकेनिक के तौर पे करियर की शुरुआत की थी। 700 रुपये से करियर की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों आज भी मैं मैकेनिक ही हूँ। खाली फर्क उतना है, उस समय पे 2 व्हीलर रिपेयर किया करता था, आजकल दिमाग को रिपेयर करने का काम करता हूँ। फर्क उतना है दोस्तों। और मुझे ये लगता है कि यदि मैं सफल हो सकता हूं तो यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। मैं भी वो हनुमान जी की तरह था। मुझे भी लगता था मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। बहुत तो मैं कोई गैराज के अंदर एक सुपरवाइजर बनूंगा, या तो 40 साल की एज पर तक मैनेजर बनूंगा, या खुद का गैराज खोलूंगा। पर दोस्तों जब मुझे मेरी भीतर की शक्तियों को जानने का मौका मिला, उसके लिए मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा योगदान है। वो टीचर का जिन्होंने मुझे सिखाया, और जो पॉजिटिव बुक्स पढ़ी उसका सबसे ज्यादा योगदान है, जिसके कारण मैंने राइट ब्रेन यूज किया और मैं मेरी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहा हूँ। लोग 40 पे या 50 पे फाइनेंशियली फ्री होते, मैं 30 पे हो गया। राइट ब्रेन का उपयोग करने से फायदा होता है। एग्जाम्पल आपके सामने भी है। मैं ये जानता हूं, और मेरे ऐसे काफी सारे स्टूडेंट लास्ट 13 साल में मैंने देखे हैं कि जिन्होंने अपने करियर के अंदर, अपने मार्क्स के अंदर, अपने कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखी हुई है। और दोस्तों मैं वही चीज भरूच के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों के बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूं। और ये 2 दिन सैटरडे और संडे के वर्कशॉप के अंदर मैं आपके बच्चों के साथ क्या शेयर करूंगा। सो दोस्तों सुबह में सैटरडे मॉर्निंग में वर्कशॉप शुरू होगा। सो यस ऐसा होगा कि एक दिन आपके बच्चों को स्कूल कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, शायद ट्यूशन कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। पर दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूं गारंटी के साथ कि एक दिन स्कूल या ट्यूशन कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। काफी सारे बच्चों को मंडे से एग्जाम है, काफी सारे बच्चों को मंडे से एग्जाम है, तो कोई टेंशन नहीं। आपका मंडे को जो एग्जाम है ना, वो सब्जेक्ट आप लेकर वर्कशॉप में आए। गारंटी के साथ आप वर्कशॉप में ना आए और 2 दिन पढ़े, और दूसरा वर्कशॉप में आए, टेक्निक सीखे और वर्कशॉप में ही पढ़े, और आपके मार्क्स होंगे मंडे को, और वर्कशॉप के अलावा होंगे, उसके अंदर भी आप बहुत बड़ा डिफरेंस पाएंगे दोस्तों।
सो यहाँ पर ये पावरफुल वर्कशॉप, इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक आएगी। तो सबसे पहले बच्चों की शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। एक बार पढ़ के पूरे साल किस तरीके से याद रहा जाए, वो पूरी टेक्निक यहाँ पर बच्चों को सिखाई जाएगी। देन आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से स्टडी में बढ़ाया जाए। दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से काम करता है, उसके इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, वो सारी चीजें हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो टेक्निक होगी। देन आफ्टर किस तरीके से लेंथी आंसर्स को याद रखा जाए, थियरम्स को, ऐसे को किस तरीके से याद रखा जाए। और सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज ये है कि जो लेंथी आंसर आप छोड़ देते हो, मंडे के बाद आप पहले वही तैयार करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आज से पहले 2 घंटा पढ़ते थे ना, आपको याद नहीं रहता था तो छोड़ देते थे। आपको क्या करना है, वो जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लेंथी क्वेश्चन आंसर है ना, वो वर्कशॉप में लेकर आओ। मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा और टेक्निक सीखने के बाद आपको क्या करना है, वो चीज आपके वो लेसन के लिए या वो क्वेश्चन आंसर के लिए, वो थियरम के लिए, वो ऐसे के लिए फॉलो करना है। और दोस्तों गारंटी के साथ जो लेंथी आंसर 2 घंटे पढ़ने के बाद आपको याद ना रहा हो ना, सैटरडे संडे के वर्कशॉप में 15 से 20 मिनट में वो क्वेश्चन आंसर लर्न बाय हार्ट हो जाएगा, लर्न बाय हार्ट हो जाएगा दोस्तों। यस, सो इतना पावरफुल टेक्निक। और इसीलिए ये वर्कशॉप में अब बच्चों को सीधे भेजना मत, बच्चों के साथ उनकी टेक्स्ट बुक या बच्चे जो बुक में से या नोट्स में से जो लर्न करते हैं उसके साथ बच्चों को भेजना है। हमें ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है दोस्तों। कोई बोले कि साहब कितने सब्जेक्ट लाने चाहिए, मैं बोलता हूं जितने ज्यादा लाओ उतने अच्छे। बोले साहब सारे सब्जेक्ट लाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो जितने ज्यादा सब्जेक्ट ला सको उतना अच्छा है। देन आफ्टर टेक्निक होगा कॉल्ड स्पीड रीडिंग, देन आफ्टर टेक्निक होगा कॉल्ड मेमोरी चार्ट। और दोस्तों स्पीड रीडिंग टेक्निक से आपके बच्चों का रीडिंग स्पीड 2 टाइम्स बढ़ेगा। उसका मतलब ये हुआ कि जो आज का बच्चा, आपका बच्चा आज 4 घंटे में पढ़ता है, आने वाले 1 वीक के बाद वही बच्चा वही क्वेश्चन आंसर, वही लेसन 2 घंटे में तैयार कर सकता है। इसके फायदा क्या, अभी परसों एक बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑलरेडी 95% आते, ऑलरेडी 95 आते। पेरेंट्स के साथ बातचीत हुई तो पता चला क्यों, तो बच्चा बोलता है 95 के लिए मुझे रोज 8 घंटा स्टडी करना पड़ता है, दिमाग का नहीं करना पड़ता है, तब जाके 95 आता है। ये टेक्निक सीखूंगा तो 4 घंटे में हो जाएगा, तो 4 घंटा मेरे को फ्री मिलेगा। सो बच्चा अब रोज, मंडे के बाद बच्चा रोज स्पोर्ट्स करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जो उसको क्रिकेट पसंद है वो भी खेलेगा, और तो भी 95 आएगा। अच्छी बात है, यस और नो। और उसके लिए ये 2 टेक्निक है दोस्तों, स्पीड रीडिंग एंड मेमोरी चार्ट टेक्निक, जिससे एक से आपका लर्निंग फास्ट होगा, ये टेक्निक से रिवीजन फास्ट होता है। दोस्तों ये 13 पेज का पूरा लेसन है ब्रह्मांड के ऊपर, और दोस्तों ये 13 पेज को रिवाइज करना तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है। मेरे ये स्टूडेंट ये वर्कशॉप के दरमियान ही मेमोरी चार्ट बनाया हुआ है। ये मेमोरी चार्ट पॉवर्टी के ऊपर वर्कशॉप के दरमियान बनाया हुआ है। दोस्तों फिजिक्स की यदि हम बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, या एसएस की बात करें, साइंस की बात करें, सारे लेंथी आंसर्स को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं और इस तरीके से फटाफट रिवाइज कर सकते हैं कि पूरे लेसन को रिवाइज करने में 5 से 7 मिनट मैक्सिमम जाएगा बच्चों का। सो इस तरीके से ये 2 टेक्निक उनके लिए काम में आएगी। देन आफ्टर दोस्तों बात आएगी एंड दैट इज डिफिकल्ट स्पेलिंग्स एंड फॉर्मूला को किस तरीके से लर्न करें। दोस्तों चैतन्य करके मेरा एक स्टूडेंट बॉम्बे से, अभी जस्ट 2 साल पहले की ही बात है, and today I am here to share the experience of Parikshit sir's Enjoy Exam workshop. This is my prelims result which I got, and it's 46%. मुझे 46% मिला था प्रीलिम में, एंड 10th में 46%, एंड ऑब्वियसली घर पे तो सब लोग टेंशन में होंगे ऐसा कुछ तो रिजल्ट देख के। एंड देन आफ्टर आई डिड परीक्षित सर्स वर्कशॉप जो दिसंबर में था, एंड द एसएससी का बोर्ड एग्जाम जो होता है दैट्स अराउंड मार्च। सो उसके बाद टेक्निक्स मिला, एंड अराउंड जनवरी आई स्टार्टेड यूजिंग दोज टेक्निक्स। तो अभी तो था सिर्फ 1 महीना, क्या करूँ उसमें। सो उसके बाद जब ये मैंने टेक्निक्स यूज किया, स्कैनिंग और जो अलग अलग टेक्निक्स है, उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तभी एवरीवन इन द हाउस वाज शॉक्ड। मतलब सबको लगा अरे इसको 46 था
अभी डायरेक्ट 71 कैसे आया इसको? मतलब ऑलमोस्ट 25% का डिफरेंस था, फ्रॉम 46 to 71. सो ऑब्वियसली टेक्निक्स यूज करके तो हुआ ही है, एंड एक आध महीने में अगर 25% हो सकता है तो और पता नहीं कितना हो सकता है। दोस्तों एक जश करके मेरा एक स्टूडेंट जो 10th सेंट जेवियर्स के अंदर पढ़ने वाला, सारे सब्जेक्ट में होलसेल में फेल, और दोस्तों फाइनल एग्जाम में ही स्कोर्ड 86%। हाय, मेरा नाम मिलन है और मैं जश का भाई हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने सर का ऐड देखा था पेपर में कि वर्कशॉप है चिल्ड्रन लोगों के लिए। तो जश का रिजल्ट था बहुत ही ख़राब था, ख़राब कह सकते हैं ना, लाइक वर्स्ट था, क्योंकि मेरा रिजल्ट उसके मेरे पास है उसका रिजल्ट, लाइक सब में वो फेल था। उसके एग्ज़ाम में 10th की एग्ज़ाम में वो सब में फेल था, उसके टर्म्स में टर्मिनल एग्ज़ाम में। और एक अच्छी स्कूल में पढ़ रहा था, अहमदाबाद की जेवियर्स करके स्कूल है, उधर पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा था। तो मुझे थोड़ा चिंता था कि वो 10th में बोर्ड में पास हो पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे टाइम गया, दिसंबर में जब ये मैंने वर्कशॉप के बारे में नॉलेज लिया तो जश को मैंने वहाँ भेजा। उसके बाद सर ने वहाँ पे बताया कि आपको ये टेक्निक्स यूज़ करनी है, जैसे कुछ ऑडिटरी टेक्निक है और कुछ पढ़ने की अलग अलग सर ने टेक्निक सिखाई है, वो उसने फॉलो करना स्टार्ट किया। प्लस सर ने बताया था कि आपको विजुअलाइजेशन करना है, तो उसने एक्चुअली मेरा मार्कशीट लिया और उसने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया। वहाँ पे उसने लिखा 85.2 परसेंटाइल उसको चाहिए 10th के एग्ज़ाम में, और उसने 85.2 परसेंटाइल सिलेक्ट किया। और अभी जब रिजल्ट आया उसका थोड़े दिन पहले, तो 85.2 परसेंटाइल तो नहीं आ पाए, लेकिन 86.4 परसेंटाइल आया, यानी कि बहुत ज़्यादा आ गया। और हमारे लिए भी ये शॉकिंग था कि ये कैसे हो गया, और सरप्राइज भी था, और हमें अच्छा भी फील हो रहा है। और थैंक्स टू परीक्षित सर के, उनके टेक्निक्स और उनके ये बोल सकते हैं कि उनके गाइडेंस की वजह से आज जश का इतना अच्छा रिजल्ट आया, और करियर में वो आगे जाएगा डेफिनेटली, हमको भरोसा है। और बस मैं जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ये वर्कशॉप में अपने बच्चों को भेजेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ही आगे करियर में आगे जाएंगे और बहुत ही फर्क पड़ेगा। हमें तो पड़ा ही है, कह सकते हैं कि रिजल्ट उसका फेलियर है, सब सब्जेक्ट में फेल से वो 86.4 परसेंटाइल तक आया है, तो 100 से भी ज़्यादा परसेंट का उसका फर्क पड़ा है। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा, राइट। तो ये सारी टेक्निक इतनी पावरफुल है कि जहां पर स्पेलिंग याद रखे या फॉर्मूला किस तरीके से याद रखे, देन आफ्टर सब्जेक्ट को किस तरीके से प्लान करें। काफी सारे बच्चे मन में आता है ना वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और दोस्तों मन में आता है वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो मन में होते हैं ना उतने परसेंटेज नहीं आते। सोचने वाली बात है। उसके लिए साइंटिफिक वे में कौन से दिन पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। और अच्छी बात यह है कि बच्चों का अभी अभी जो एजुकेशनल ईयर है अभी अभी स्टार्ट हुआ है, एंड अभी से यदि ये बच्चे सारी चीजों को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आज आपका बच्चा 50 लाता है, आज आपका बच्चा 60 लाता है, गारंटी के साथ ये टेक्निक को फॉलो करता है तो 85% मिनिमम टू मिनिमम आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों 85%। बट यस, ये टेक्निक सीखने से नहीं आएगा, टेक्निक को घर पे जाके फॉलो करना है, यूज करना है। उसमें आपको पूरे साल कोई भी प्रॉब्लम होगा, मेरे काउंसलर्स हैं, मेरे ट्रेनर्स हैं, वो आपको पूरे साल हेल्प करेंगे। आप मेरी मोबाइल ऐप पे जाके मुझे सवाल पूछेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर आपको हमारी ओर से रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। आप हमारे काउंसलर के साथ टच में रह सकते हैं, उनको व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई भी टेक्निक फॉलो करने में प्रॉब्लम है डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। बट यदि आप फॉलो करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जिम का पैसा पूरे साल का भरो और फिर 6 महीने के बाद जाओ और बोलो यार मेरा बॉडी तो सलमान खान जैसा हुआ ही नहीं, मेरा पैसा तो पानी में गया। तो भाई पैसा भरने से बॉडी नहीं बनता, उसके लिए रोज सुबह में जिम, और रोज सुबह में जिम जाने से भी बॉडी नहीं बनता। जाने के बाद वहां पर टीवी के सामने बैठ जाओ और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा के चाय नाश्ता करके वापस आओ तो प्रोग्रेस 6 महीने में चारों दिशा में हो जाएगा, राइट। पर दोस्तों जिम में जाने के बाद एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। तो सेम में मैं यहां पर बोलना चाहता हूं, जो बच्चे ये टेक्निक को फॉलो करते हैं, ऐसे में हजारों एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। रिदम करके लड़का 80% से ऊपर कभी नहीं आता था, बट ही स्कोर्ड 92% इन 10th एग्जामिनेशन। ये वर्कशॉप को उसने फिर से रिवाइज किया, 12th के अंदर 95.20% 12th साइंस में स्कोर किया। बीजे मेडिकल में उसको मेरिट के अंदर एडमिशन मिला, तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये में उसका MBBS कंप्लीट हुआ।
पापा जब वर्कशॉप के लिए बोल रहे थे, बोले इतना फीस है, ज़्यादा फीस है, बट जब ये रिजल्ट आया, मेरिट में नाम आया, तो मुझे बोला साहब आपको जो पैसा दिया था ना 40 से 45 लाख मेरा बच गया, अदरवाइज डोनेशन के लिए देना पड़ता। सोचने वाली बात है दोस्तों। एंड आज वो बच्चे ने बीजे मेडिकल से MBBS भी कंप्लीट कर लिया और अभी 4 से 6 महीने पहले वो US फर्दर स्टडीज के लिए गया हुआ है और वो सर्जन बन के आएगा। ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। देन आफ्टर दोस्तों बात आएगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक की, देन आफ्टर स्कैनिंग टेक्निक, और ये टेक्निक के थ्रू आपका बच्चा फोटोजेनिक मेमोरी को डेवलप कर सकता है लाइक स्वामी विवेकानंद। एंड दोस्तों ये टेक्निक के बाद आपके बच्चे भी पूरे लेसन को पेज नंबर के साथ याद रख सकते हैं। यस फ्रेंड्स, पूरे लेसन को पेज नंबर के साथ याद रख सकते हैं। Good evening, friends. Myself Dhyani Thakkar. I am studying in 10th standard in Jayanve Vidya Bhavan, and today I am going to share you my experience of scanning technique which I have done right now. And I have scanned the chapter of biology of transportation, excretion and circulation in organisms. And in this chapter we will going to see all the transportations done in the plants, then in human beings and animals. Now on the first page of the chapter there is the name of the chapter number 13, then transportation, excretion and circulation in organisms. And then there are 4 paragraphs in this on that page. First paragraph is of introduction, which is quite small paragraph, and then there is an introduction, then transport of plants, then there are in that topic there are 2 paragraphs, and again there is transportation of water in plants, and there is again a small paragraph. Then on the next page there are 2 big paragraphs, and aside of them there is a figure of transport of water in a plant, and below the 2 big paragraphs there is a small paragraph, and again there is a transport of food in trees, and in that there is a big paragraph. Then again there is a paragraph of transportation in human beings, and that is the title, and below that there is a big paragraph. There is a paragraph of process of urine formation, which is a quite big paragraph, and below that it is a index that what we have learned in this chapter. एक्सीलेंट। सो बेटा आपसे मैं और सारे फ्रेंड्स ये जानना चाहते हैं कि आपने यही चैप्टर स्कैनिंग के बिना पढ़ा हो और स्कैनिंग के साथ पढ़ा हो, तो दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस लगा है, वो सब लोग जानना चाहते हैं। अब तक जब तक मैंने ये चैप्टर पढ़ा था मुझे इतना नहीं पता था कि ये फिगर यहाँ पे, ये फिगर यहाँ पे। हाँ, मुझे ये चैप्टर आता है बट इतना परफेक्टली नहीं आता था जितना अभी समझ में आया। और जो भी मैं स्कैनिंग कर रही थी उसके साथ साथ जो भी कंटेंट्स थे वो भी साथ साथ में मेरे दिमाग में आ रहे थे, और अभी जस्ट 5 to 10 मिनट्स में मेरा वो पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो गया। पेज नंबर 3 पे क्या है? पेज नंबर 3। Page number 3. Okay, there is a figure of heart, and below that there is a figure of entry of oxygen in the blood. The heart figure is on the right side, and entry of oxygen is on the left side. एक्सेलेंट। सो अगेन मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि आप बोल रहे थे तो आपके दिमाग में पिक्चर बना हुआ था एंड आप उसमें से देखकर बोल रहे थे, बिकॉज कि ये राइट ब्रेन में था तो बीच में से मैंने कुछ भी पूछा आप इमीडिएटली बोल पाए। यही चीज यदि रट्टा मार के करी होती तो नहीं आती, तो याद नहीं आती, मतलब रहती बट थोड़े टाइम के लिए, फिर एग्जाम में भूल प्रेशर। यस, सो जोरदार ताली हो जाए दोस्तों। एक्सीलेंट, वेरी गुड। देन आफ्टर बात आएगी एंड दैट इज रिवीजन टेक्निक। दोस्तों ये रिवीजन टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, कौन से समय पे कैसे रिवाइज करें। देन आफ्टर बच्चों को कंफर्ट जोन से कमिटमेंट जोन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। देन आफ्टर टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स आएगी, देन आफ्टर एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक आएगी। दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा करते हैं, और मुझे ये लगता है कि बच्चा 95 लाने वाला हो और संस्कारी ना हो
मम्मी पापा के साथ आर्ग्यूमेंट करता हो, उससे तो अच्छा 59 लाए और संस्कारी हो, वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। एंड यहाँ पर आपके बच्चों को ना सिर्फ उनके स्टडी की एग्जाम के लिए बट लाइफ के एग्जाम के लिए भी तैयार किया जाता है। मम्मी पापा के साथ कैसे बात करना, कैसे बिहेव करना, उनके गुस्से के ऊपर कैसे कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। एंड देन आफ्टर बहुत ही पावरफुल टेक्निक आता है जो मैं संडे आफ्टरनून टाइम में उनको सिखाता हूँ, एंड दैट इज स्लीप मैनेजमेंट टेक्निक। बच्चों का सबसे फेवरेट टेक्निक है, राइट? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पढ़ते पढ़ते नींद आता है। और दोस्तों उसके लिए मैंने मेरी बुक में भी लिखा है, पथारी में वांचवा थी, वांचवानी पथारी फरी जाए। सो ये सेमिनार के बाद हम इतना तो ध्यान में रखें कि बेड पे ना पढ़े, राइट? और बाकी के टेक्निक में डेफिनेटली यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। देन आफ्टर रिमूवल ऑफ एग्जाम फोबिया और सब्जेक्ट फोबिया, काफी सारे बच्चों को एसएस का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, सिविक्स का फोबिया है, वो दूर होने वाला है। दोस्तों ये खुशी शाह करके बेटी एसएस उसका फोबिया था, ये वर्कशॉप उसने अटेंड किया और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद क्या हुआ, तो एसएस उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। नॉट ओनली दैट, आज सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट खुशी के लिए एसएस है। दोस्तों तो सोचने वाली बात है, ये पावर्स ये उसके पास थे, बट जस्ट ये वर्कशॉप के अंदर उसने सीखा कि वो पावर्स को सही जगह पर यूज कैसे करे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी शाह है। मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैं नेल्सन्स प्राइमरी स्कूल में हूँ। और मैंने रिसेंटली परीक्षित सर का वर्कशॉप अटेंड किया और बिलीव इट, मेरा सब्जेक्ट फोबिया एसएस था और अभी मैं सबसे पहले एसएस करती हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में एक है। और सर ने जितनी भी टेक्निक्स की सिखाई वो सारी मैंने अप्लाई की और मेरी लाइफ में मतलब मेरी स्टडीज़ को मैं अभी रियली एंजॉय करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं परीक्षित सर से थैंक यू कहूँगी कि मुझे आज यहाँ पे आके कुछ बोलने का मौका दिया। सर थैंक यू सो मच बिकॉज नाउ माई डॉटर इज़ नॉट गिविंग मी बैक आंसर। शी वॉज गुड इन स्टडी बट दैट तो इम्प्रूवमेंट शी इज़ डन, लेकिन वो अभी इतना मतलब पहले जो रिस्पेक्ट करती थी उससे बहुत ज़्यादा मुझे और मेरे हस्बैंड को रिस्पेक्ट करती। सो थैंक यू सो मच सर। मेरे को खाली एक ही बात कहना है कि आप जो पैसे की बात करते हो वो मत करो, उसको मल्टीप्लाई बाय 365 डेज के करेंगे नहीं तो 1 डे का जो कॉस्ट आता है वो एकदम लो हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन। देन आफ्टर हाउ टू बी अ विनर, लाइफ के अंदर वो सक्सेसफुल कैसे हो। विनर लोग जो होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनके अंदर कौन सी 8 आदतें होती है वो यहाँ पर मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों सबसे लास्ट में बात आएगी, दैट इज PLS, स्टैंड्स फॉर पर्सनल लर्निंग सिस्टम। यस फ्रेंड्स, ये पूरी टेक्निक आपके बच्चों के साथ में शेयर करने वाला हूं और जिसके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों ये वर्कशॉप के लिए आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। आज या सैटरडे मॉर्निंग में रिमेनिंग पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। ये वर्कशॉप के अंदर क्या मिलेगा, तो ट्रेनिंग मिलेगा, संडे शाम को पेरेंटिंग का सेशन होगा। यहां पर ना सिर्फ बच्चों को सिखाया जाएगा बट एज अ पेरेंट हमारा भी कुछ रोल है। दोस्तों ओरिजिनल कॉपी सुधरेगी, अपने आप सुधर जाएगी। एग्री करते हैं दोस्तों? तो यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है वो बात आएगी। देन आफ्टर दोनों दिन के लिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी तीनों चीज इंक्लूडिंग है। मटेरियल किट मिलेगा, रिवीजन का फैसिलिटी मिलेगा। सो ये वर्कशॉप इस बार आपने अटेंड किया, अगले साल फिर से 2018 में ये वर्कशॉप आएगा, तब आपको पूरा फीस भरना नहीं है। तब जो होटल का खाने पीने का चार्ज हो वो आपको भरना रहेगा, क्योंकि पूरे दिन एसी हॉल में बैठना होता है और खाने पीने का जो भी चार्ज होता है वो बेसिक कॉस्ट आपको पे करना रहेगा, बट पूरा फीस आपको भरना नहीं होगा। और ऑडियो सीडी ये सारी चीजें मिलेगी। बट यस, मुझे अभी पता चला कि मीत यहाँ पर है। तो लास्ट ईयर बेटा आपने वर्कशॉप अटेंड किया था और अंकलेश्वर में किया हुआ है, अहमदाबाद में किया हुआ है? अंकलेश्वर में आके मीत ने वर्कशॉप अटेंड किया हुआ था, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है आइए मीत के पास से ही जानते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम मीत को वेलकम करते हैं। मैंने लास्ट ईयर अंकलेश्वर में सर का वर्कशॉप अटेंड किया था।
उसमें हाँ, सर ने बहुत सारी टेक्निक सिखाई थी, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग टेक्निक, स्कैनिंग टेक्निक, स्पीड रीडिंग एक्सेट्रा। वो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई, जिससे मेरे बहुत ही कम परसेंटेज थे, उससे मैंने इम्प्रूवमेंट करके 89% स्कोर किया है एसएससी में, एसएससी 10th। एक्चुअली मैंने ये परीक्षित साहब का जो पेपर में गुजरात समाचार में आया था वो पढ़ा। इसके बाद प्री सेमिनार था आई थिंक रिजेंटा होटल में, तो रिजेंटा में हम लोग गए थे। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो उसको जनरली ये क्या मोबाइल पे गेम खेलता रहता था, तो ये स्पेशली मैंने सोचा कि ये कुछ फर्क पड़ता है तो देखते हैं, अभी एक बार ट्राई करते हैं। बाकी वो अपनी ओर से मेहनत तो करता ही था, लेकिन ये जो मेरा एक ये था कि ये मोबाइल पे बंद कर दे तो अच्छा रहेगा, तो वो हो गया। साहब ने क्या बताया मेरे को वो बाद में बताया था, लेकिन मोबाइल पे गेम उसने छोड़ दिया खेलने का। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो मीत के बेहतर भविष्य के लिए जोरदार ताली हो जाए। और मीत ने अपने मोबाइल को छोड़ा, काफी बच्चों ने टीवी को छोड़ा, काफी बच्चों ने गुस्से को छोड़ा। तो कुछ चीजें छोड़नी भी अच्छी होती हैं, यस और नो? सो ऐसी काफी सारी चीजें यहाँ पर वर्कशॉप के दरमियान आएगी दोस्तों, और ये सारी चीजें 100% मनी बैक गारंटी के साथ है। अहमदाबादी होने के बावजूद भी मनी बैक गारंटी, राइट दोस्तों? ये मनी बैक गारंटी तो शाहरुख खान या सलमान खान भी नहीं देते कि मेरे ट्यूबलाइट देखो और ट्यूबलाइट ना हो तो आपका टिकट का पैसा वापस। कोई देता है यस और नो? आंसर इज नो। कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी हम खाना खाने के लिए जाए और वो नहीं बोलेंगे कि आप खाना खाओ, खाना न पसंद आए तो हम 1 भी रुपया आपसे चार्ज नहीं करेंगे। दोस्तों कोई जगह पर इतना मनी बैक गारंटी नहीं होता। मैं ये कहता हूँ सैटरडे संडे 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करो। संडे शाम को आपको ऐसा लगे कि मजा नहीं आया, हमारे टीम मेंबर को मिलो और आपको 100% पैसा वापस मिलेगा। ओपन में मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ। संडे शाम को आपको जो पेरेंट्स का फीडबैक होता है, जो बच्चों का फीडबैक होता है, जो उनके लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो बोलते हैं साहब इसके पीछे यदि 1 0 भी होता ना तो भी शायद कम था, उतना चेंज मेरे बच्चे में आया है दोस्तों। वो उनका एक्सपीरियंस होता है। देन आफ्टर अब यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो बच्चों के अंदर चेंज कैसे आएगा? तो आज तक वो लास्ट टाइम हमने लाइक जैसे अंकलेश्वर में वर्कशॉप था, काफी सारे बच्चों ने अहमदाबाद आके वर्कशॉप अटेंड किया है, काफी सारे बच्चों ने बॉम्बे आके वर्कशॉप अटेंड किया है। बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि जहां पर हम भरूच के अंदर वर्कशॉप कर रहे हैं और अब से एवरी ईयर एक बार ये सिटी के अंदर वर्कशॉप होगा। सो ये वर्कशॉप के अंदर सारे बच्चों के अंदर चेंज कैसे आता है? तो सबसे पहले फुल ऑफ फन बच्चों को सिखाया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसके बाद में बच्चे वो टेक्निक को अपनी टेक्स्ट बुक में से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले उनको सीखना है, फिर उनके डाउट सॉल्व होंगे और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर उनके जो भी लाइक टेक्निक सीखा है उसका प्रैक्टिकल उनको एक्सपीरियंस होगा। इस तरीके से बच्चे बैठकर वो फॉलो करेंगे, उसके बाद में वो टेक्निक चेक किया जाएगा। सो जो भी बच्चे ने फॉलो किया है वो अप टू द मार्क है या नहीं, उसमें उसको कोई सजेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो हमारे टीम मेंबर्स देखेंगे। और इन बिटवीन काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफी शाय होते हैं, राइट? और वो बच्चे पब्लिकली पूछ नहीं पाते, तो उनके लिए क्या होता है? सो दोस्तों उनके लिए ये होता है कि हमारे टीम मेंबर्स उनके बीच में रहते हैं और दोस्तों वो उनको पर्सनली गाइड करते हैं। सो जो बच्चे पब्लिकली नहीं पूछ पाते उनको वहां पर पर्सनल असिस्टेंस मिलता है और हमारे टीम मेंबर जब तक उनका वो डाउट सॉल्व नहीं होता, जब तक उनकी मास्टरी नहीं आती, तब तक उनको सपोर्ट देते रहते हैं। देन आफ्टर दोस्तों पावरफुल मेडिटेशन होता है और डिफरेंट मेडिटेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपके बच्चों के अंदर जो एंगर है, जो नेगेटिविटी है, जो गुस्सा है, जो कम मार्क्स लाने की आदत है, जो लेजीनेस है, वो सारी चीजें उनके राइट ब्रेन से निकाल दी जाएगी और पॉजिटिविटी, मेहनत करने की इच्छा, उनका गोल, वो सारी चीजें उनके राइट ब्रेन में इंस्टॉल कर दी जाएगी थ्रू डिफरेंट मेडिटेशंस। और ये प्रोसेस के बाद संडे शाम को यहाँ पर आप सभी लोग बैठे होंगे। सो संडे शाम को 4:30 बजे सभी पेरेंट्स को रेजेंटा होटल में आना होगा और वहां पर बच्चों को मैंने क्या सिखाया है वो सारी चीजें बच्चे परफॉर्म करेंगे। तो पहले पेरेंटिंग का सेशन होगा और उसके बाद में बच्चे स्टेज पे आएंगे और बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करते होंगे। जैसे ये मेरी अहमदाबाद की बैच है, उसकी ये फोटो है, अहमदाबाद है या मुंबई में है,
कंपैरेटिवली वहाँ पर बैच की साइज बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आते हैं। यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम ही इसीलिए शायद छोटा बैच होगा, बट दोस्तों नेक्स्ट ईयर से 250 से 300 बच्चों का बैच जो नॉर्मल सिटी में होता है वैसा ही होगा। सो फर्स्ट बैच का बेनिफिट डेफिनेटली लेना चाहिए। और जब शाम को बच्चा स्टेज पे होता है और बच्चा जब मम्मी पापा को कुछ समझाता है, कुछ बोलता है, तो मम्मी पापा का ये अनुभव होता है, मम्मी पापा को फील होता है कि 2 दिन में मेरा छोटा बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी समझदार हो गया, वैसा उनका फीलिंग होता है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा वर्कशॉप है। सो ये सारी चीज़ें ये फीस के अंदर इंक्लूडिंग है दोस्तों। और ये वर्कशॉप किसके लिए है? तो 5th स्टैंडर्ड एंड अबव के बच्चों के लिए है। उससे छोटे बच्चों के लिए शायद ये उतना हेल्पफुल नहीं है, बट डेफिनेटली 5th स्टैंडर्ड एंड अबव के लिए आप ये प्लान कर सकते हैं। और यदि आपका बच्चा 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड में है तो मैं ये कहूँगा कि ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहिए, राइट। और अगेन साल में एक ही बार ये प्रोग्राम होता है, तो फिर बच्चे को बॉम्बे लेके आना या अहमदाबाद लेके आना, उससे अच्छा हमारे आंगन में ही हमें यदि चांस मिला है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। कब है? तो आने वाला सैटरडे और संडे 22 और 23 तारीख है। और कहाँ पर है? तो यहाँ से नियर बाय होटल रोजेंटा सेंट्रल में ही ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी। सुबह में 8 बजे से लेकर 6 बजे तक का ये सेशन होगा। इन बिटवीन यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, आप यदि कुछ पूछना चाहते हो वर्कशॉप से रिगार्डिंग, तो हमारे टीम मेंबर भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे, हमारे काउंसलर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो आई वुड रेकमेंड कि आप उनको पूछें। यदि आपका कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप उनको पूछ के सॉल्व करके ही ये हॉल के बाहर जाए, ताकि आप ये चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। आप सभी लोग ये सेमिनार में आए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई वुड रेकमेंड उसे सब्सक्राइब करें। मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की ऐप अब अवेलेबल है। सो उसके अंदर काफी सारे वीडियोस, ऑडियो मेडिटेशंस, ब्लॉग एंड कोटेशंस, ऐसी काफी सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। और यदि आप आपके जीवन के कोई प्रश्न यदि मुझे पूछना चाहते हैं तो मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हुए आस्क अस में जाते हुए आपके जीवन का कोई भी प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, बाय बाय।